ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ರಿವಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿದಿರಿ. पार्ट 1 मातृभूमि। अनुरूपता। पताका न्याय का प्रतीक है, दीप ज्ञान का प्रतीक है। हस्त हाथ पताका झंडा। बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದಂದರೆ, ಭಾರತ್ ಕೆ ಖೇತ್ ಕೈಸೆ ಹೈ? ಎಸ್, ಭಾರತ್ ಕೆ ಖೇತ್ ಹರೆ ಭರೆ और सुहाने हैं। कवि भारत माता से क्या निवेदन या प्रार्थना कर रहे हैं? कवि भारत माता से जग का रूप बदलने के लिए यस प्रार्थना या निवेदन कर रहे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರಿದೆ, 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखिए. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 अंकಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು, 3 अंकಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು. मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए या मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए. सो फर्स्ट पॉइंट बरಬೇಕು, भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, एस वह सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾಹೇಟಾಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತೃಭೂಮಿದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है या भारत माता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए. स्वरूप ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಬರೀಬೇಕು, भारत माता अमरों की जननी है, इसके हृदय में गांधी बुद्ध और राम सोए हुए हैं, उसके हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಇದೆ, ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನು ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ರಾಮರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಮರ ವೀರರ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಅಂಶವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕವಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಅಮರೋं की जननी क्यों कहते हैं. ನೋಡಿ, भारत भूमि में गांधी बुद्ध और राम जैसे अमर व्यक्तियों का जन्म हुआ है, इसलिए कवि भारत माता को अमरों की जननी कहते हैं ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನುರೂಪತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार. नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, सेब फल, गाजर सब्जी, कापड़ा नापना, टोमाटो तौलना. ಇನ್ನು एक ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा. यस आंसर, प्रेमचंद जी का जी रंगदार गुलाबी सेब को देखकर ललचा उठा. प्रेमचंद जी चौक में क्यों गए थे. प्रेमचंद जी 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए चौक में गए थे. नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में क्या नज़र आया. लेखक को रंगदार गुलाबी सेब, सजे हुए सेब नज़र आया. 4वें प्रश्न, गाजर को खाने की मेज़ पर स्थान क्यों मिलने लगा है. गाजर को खाने की मेज़ पर स्थान मिलने लगा है क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन है. नेक्स्ट, रोज़ 1 सेब खाने से क्या लाभ है. सो रोज़ 1 सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी. 8वें प्रश्न, टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है ಅಂತ ಇದೆ. आंसर, टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. ಇನ್ನು 2 अंकದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. कश्मीरी सेब पाठ से आपको क्या सीख मिलती है. ನೋಡಿ, कश्मीरी सेब पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. नेक्स्ट, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, गाजर के बारे में प्रेमचंद जी के विचार लिखिए। ನೋಡಿ, गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो गाजर का हलवा ही खाते थे और गाजर में बहुत विटामिन है। अब खाने में मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है गाजर को। ಇಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬು ಪಾಠದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 3 ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, गिल्लू की पूंछ झब्बेदार, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीली, कौवा काव काव, गिल्लू चिक चिक, गिल्लू की प्रियलता सोनजूही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू, गुलाब पौधा सोनजूही लता, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर. इन एक वाक्यದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? आंसर इತ್ತು, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था. प्रश्न 2, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होते हैं. नेक्स्ट, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था. 4, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? सो लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. 5वें प्रश्न, गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. ಇನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 अंकಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? गिल्लू को कौवे की चोंच से घाव हुआ था. वह उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई. इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए एस गिल्लू उनके पैर तक आकर सरर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ, गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था. फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्ती में यस छिप जाता था. छिपकर महादेवी वर्मा को ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು छिपकर महादेव वर्मा को चौंकता था. दिन भर बाहरी गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और ठीक 4 बजे घर आकर अपने झूले में झूलने लगता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाना खाता था. लेखिका खाने बैठती तब लिफाफे के भीतर बैठकर उनका कार्यकलाप देखा करता था. बರ್ತಕ್ಕಂಥ नेक्स्ट प्रश्न ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए अथवा लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए? लेखिका के गैरहाजिरी में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था. लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरों को देखकर उदास होकर वापस अपने घोंसले में जा बैठता था. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ गिल्लू के दुखद अंत के बारे में लिखिए ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದೆ. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया. सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए. ನೋಡಿ, जब गिल्लू घायल हुआ था तब वर्मा जी ने घावों को रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया. उसे रहने के लिए एक झूला बनाकर खिड़की से लटका दिया. उसे प्यार से गिल्लू के नाम से पुकारा.
गिल्लू को खाने के लिए काजू बिस्किट दिया करती थी। थाली में से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ खेलने के लिए उसे एक व्यवस्था की। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया। उसकी मृत्यु के बाद सोनजूही लता के नीचे समाधि बनाई गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्रति अपना ममता को दर्शाया है ಅಂತ ಬರೀರಿ। इन लास्ट क्वेश्चन ಇದೆ, लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता था? लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका की गैरहाजिरी में वह उदास रहता था। तब उसका प्रिय खाद्य काजू भी कम खाता था। उसकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಠದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್